वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मीडिएशन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मीडिएशन क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ और स्टेट कमीशन के साथ एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल अटैच किया गया है, जहां पे कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स हैं, कंप्लेन है, उन्हें सेटल किया जा सके। कि अगर दोनों पार्टीज, सेलर और कंज्यूमर, अगर चाहें और आपस में वो सेटलमेंट करना चाहते हैं तो मीडिएटर के थ्रू मीडिएशन सेल में अपने डिस्प्यूट्स क्लियर कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि मीडिएशन सेल वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ वो एक सेल अटैच किया गया है, जहां पे नंबर ऑफ मीडिएटर हैं जो कि कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि बाय नोटिफिकेशन एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल नेशनल कमीशन के साथ अटैच किया गया है और उसके बेंचेस के साथ जो रीजनल लेवल पर हैं वहां पे अटैच किया गया है, जहां पे मीडिएटर है और वो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को क्लियर करने में, सेटल करने में हेल्प करते हैं। ये कमीशन सेटअप की गई थी जहां पे कंज्यूमर ने अगर कोई कंप्लेन करनी है तो वो कंप्लेन करे, उनकी कंप्लेंट को सुना जाता है, अपोजिट पार्टी को भी मौका दिया जाता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करे। सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद, एविडेंस को देखने के बाद कमीशन फाइनल ऑर्डर पास करता है। इन कमीशन के साथ ही ये सेल अटैच किया गया जहां पर भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स सेटल किए जाए। कंज्यूमर मीडिएशन सेल में वो सारे पर्सन हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी केस है उनके कंसल्टेंट के साथ पर्सन होते हैं जो कि कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सेटल करने में हेल्प करते हैं। हर कंज्यूमर मीडिएशन सेल, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हो, स्टेट कमीशन का हो या फिर नेशनल कमीशन का हो, उन्हें मेंटेन करना होता है ए लिस्ट ऑफ मीडिएटर्स, यानी ए लिस्ट ऑफ पर्सन जो कि कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे। ए लिस्ट ऑफ केसेस जो प्रेजेंटली सेल हैंडल कर रहा है। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है या प्रोसेस यूज किया जा रहा है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड और स्पेसिफाइड है बाय द रेगुलेशंस, बाय द प्रोविजंस, वो सारे इंफॉर्मेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड हर कंज्यूमर मीडिएशन सेल मेंटेन करके रखता है। हर कंज्यूमर मीडिएशन सेल को एक क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन को और नेशनल कमीशन को जिससे वो अटैच है। अगर सेल डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अटैच है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को रिपोर्ट सेंड करेगा। अगर सेल स्टेट कमीशन को अटैच है तो स्टेट कमीशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उस फॉर्म और मैनर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है विच इज स्पेसिफाइड। मीडिएशन के लिए कमीशन, क्योंकि कमीशन के साथ ही सेल अटैच है, एक पैनल बनाता है, एक ग्रुप बनाता है मीडिएटर्स का जो कि कंज्यूमर मीडिएशन सेल में काम करेंगे एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर। और इस सिलेक्शन कमेटी में होते हैं प्रेसिडेंट और कमीशन का मेंबर, क्योंकि हर कमीशन के अंदर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो या नेशनल हो, उसमें प्रेसिडेंट और मेंबर्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट और मेंबर के रिकमेंडेशन के ऊपर एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स, एक लिस्ट ऑफ मीडिएटर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। मीडिएटर से रिलेटेड क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी ये भी स्पेसिफाइड है। टर्म्स और कंडीशंस यानी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या एक्सपीरियंस होगा, कैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है, क्या फीस मीडिएटर को पे की जाएगी, कैसे किन केसेस में मीडिएटर को हटाया जाएगा, अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है तो कैसे सिलेक्शन की जाएगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो स्पेसिफाइड हैं और उन्हीं टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मीडिएटर्स का सिलेक्शन करना है।
जो पैनल ऑफ मीडिएटर्स सेलेक्ट किए गए हैं और सेल के अंदर काम करते हैं, उनका टाइम पीरियड है 5 इयर्स। और इन मीडिएटर्स को दोबारा पैनल में इंक्लूड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर कंडीशन स्पेसिफाइड होती हैं, कंप्लीट होती हैं, तो ये जो मीडिएटर्स हैं जिन्होंने अपना 5 इयर्स का टाइम पीरियड पूरा कर लिया है, ये दोबारा पैनल में इंक्लूड हो सकते हैं। कमीशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट और नेशनल कमीशन, जब कोई पर्सन को नॉमिनेट करती है पैनल से किसी कंज्यूमर डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए, किसी केस के लिए, तो उस टाइम पे देखना जरूरी है कि क्या जिस पर्सन को, जिस मीडिएटर को नॉमिनेट किया जा रहा है, क्या वो सुटेबल है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है प्रॉपर। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही एक मीडिएटर सेलेक्ट किया जाता है जो कि केस को सेटल करेगा। मीडिएटर की क्या ड्यूटी है? एट द टाइम जब मीडिएटर सेलेक्ट किया जाता है, उसकी ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे अगर जो कंज्यूमर का जो डिस्प्यूट का जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया, उसमें अगर उसकी कोई पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उसके बारे में बताए। ऐसे जो अगर सर्कमस्टांसेस अराइज हुई है जिसकी वजह से कोई डेप्ट या डाउट क्लियर हुआ आया है, उसके बारे में बताए, या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन या फैक्ट जो कि स्पेसिफाइड है बताना। तो ये सारी चीजें जो है मीडिएटर बताए। जब एक कंज्यूमर डिस्प्यूट मीडिएशन के लिए रेफर किया जाता है बाय द कमीशन, द मीडिएटर जो नॉमिनेट किया जाता है उसे एक्सपेक्टेड है कि वो मीडिएशन का जो पूरा प्रोसेस है, जो सेटलमेंट का जो प्रोसेस है, वो एक फिक्स टाइम के अंदर, जो टाइम स्पेसिफाइड है उसी के अंदर कंप्लीट करे और उस तरीके से वो प्रोसेस करे जो कि स्पेसिफाइड है बाय रेगुलेशंस। अगर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन जो भी केस है जिससे अटैच मीडिएशन सेल है, अगर वो सेटिस्फाई होता है इंफॉर्मेशन से जो कि फर्निश की गई है मीडिएटर द्वारा या फिर किसी दूसरे पर्सन ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, चाहे वो पार्टीज क्यों ना हो जिनके बीच में सेटलमेंट होनी है, मीडिएटर को सुनने के बाद उस मीडिएटर को दूसरे मीडिएटर से रिप्लेस किया जा सकता है और जो दूसरा मीडिएटर अपॉइंट किया जाएगा उसकी ड्यूटी होगी कि वो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाए। मीडिएटर एक सेटलमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जब सेटलमेंट हो जाती है अपोजिट पार्टी और कंज्यूमर के बीच में, सेलर और कंज्यूमर के बीच में, और उसे साइन डॉक्यूमेंट जो है वो एग्रीमेंट है, उसे उस रिपोर्ट के साथ कंसर्न कमीशन को सेंड करता है। कंसर्न कमीशन यानी अगर स्टेट कमीशन का मीडिएटर है तो वो स्टेट कमीशन को रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, यानी एक सेटलमेंट रिपोर्ट प्लस जो साइन एग्रीमेंट था कि भाई ऐसे सेटलमेंट करानी है, उसकी कॉपी जो है वो कमीशन को दी जाएगी। अगर केस ऐसा है कि पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, पार्टीज के बीच में कोई सेटलमेंट हुई नहीं एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, जिस टाइम पीरियड के अंदर केस जो है वो सेटल करना था, और मीडिएटर को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल भी नहीं है, दोनों पार्टीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, सेलर जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं है, तो उसी तरीके से वो एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट को कमीशन को सेंड करेगा जहां वो बताएगा कि फिलहाल कोई भी एग्रीमेंट जो है इन पार्टीज के बीच में सेट नहीं हुआ। कमीशन जैसा भी केस होगा उस सेटलमेंट रिपोर्ट के मिलने के 7 डेज के अंदर अंदर एक सुटेबल ऑर्डर पास करेगा जिसमें उन कंज्यूमर डिस्प्यूट को सेटलमेंट किया जाएगा और वो जो मैटर है यानी वो केस है वो डिस्पोज किया जाएगा। जहां पे कंज्यूमर डिस्प्यूट सिर्फ एक पार्ट में सेटल हुआ है, पूरी तरीके से सेटल नहीं किया गया मीडिएटर के द्वारा, सिर्फ एक पार्ट सेटल हुआ है, तो कमीशन रिकॉर्ड करेगा सेटलमेंट उस इशू का या उस पार्ट का जो ऑलरेडी सेटल है, और जो बाकी पार्ट है, सेकंड पार्ट जो सेटल नहीं हुआ अभी तक, उसके बारे में वो दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू सुन के अपना फाइनल
ऑर्डर जो है पास करेगा। अगर कंज्यूमर का डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ मीडिएशन के द्वारा, तो कमीशन की ड्यूटी है कि वो दोनों पार्टीज की पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर, एविडेंस देकर, सारी चीजें ध्यान में रखकर फाइनल डिसीजन सुने और ऑर्डर पास करे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है? बेसिकली क्लेम फॉर कंपनसेशन, जहां पे कंज्यूमर कंपनसेशन मांग रहा है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन के अंदर उस हार्म के लिए, उस लॉस के लिए जो उसको हुआ है ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड की गई है प्रोडक्ट सेलर ने और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर ने। यानी बेसिकली प्रोडक्ट लायबिलिटी होता है कंपनसेशन डिमांड करना, कंपनसेशन लेना, और प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सर्विस प्रोवाइडर की कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करे कंज्यूमर को जिसको उसने डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड किए हैं। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन आता है जब एक कंप्लेंट की जाती है अगेंस्ट प्रोड्यूसर, सर्विस प्रोवाइडर, सेलर। क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है, हार्म पहुंचा है कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से। एक प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर लाइबल होगा किसी प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन के अंदर अगर प्रोडक्ट के अंदर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई डिफेक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो डिजाइनिंग में कोई डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का जो स्पेसिफिकेशन था वो पूरी तरीके से यूज नहीं किया गया, उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, जो वारंटी दी गई थी, जो एक्सप्रेस वारंटी दी गई थी, प्रोडक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई यूज कैसे करना है प्रोडक्ट को, स्पेशली जब पता था कि सही तरीके से अगर यूज नहीं किया गया तो नुकसान हो सकता है। वार्निंग जो थी रिगार्डिंग इनप्रॉपर और इनकरेक्ट यूज वो प्रोवाइड नहीं की गई। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है कि अगर प्रॉपर केयर नहीं की गई तो लॉस हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है। तो अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हैं जहां पे इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, लॉस हो सकता है कंज्यूमर को, उनकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, तो वहां पे आपको प्रॉपर वार्निंग प्रोवाइड करनी थी और आपने नहीं दी, तो उस केस में प्रोड्यूसर जो है वो लाइबल होगा और उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम एक सर्विस प्रोवाइडर भी एक प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन के अंदर लाइबल होगा इफ जो सर्विस उसने प्रोवाइड की है वो फॉल्ट है, उसमें इम्परफेक्ट है, कोई डेफिशिएंसी है, क्वालिटी इनएडुकेट है, जैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी सर्विस की वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, या कोई निग्लिजेंस की गई है, ओमिशन की गई है, कोई जरूरी चीज जो है छुपाई गई है, कोई इंफॉर्मेशन जो बतानी जरूरी थी वो नहीं बताई गई, जिसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान हुआ है। सर्विस प्रोवाइडर को एडुकेट इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग देनी चाहिए थी ताकि नुकसान ना हो, किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग नहीं प्रोवाइड की गई। एक्सप्रेस वारंटी जो दी गई थी या जो टर्म्स और कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्ट की, सर्विस प्रोवाइडर ने या सर्विसेज जो है उसके अकॉर्डिंगली नहीं थी, तो इन केसेस में भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लाइबल होगा। एक प्रोड्यूसर लाइबल होगा प्रोडक्ट लाइबिलिटी केस के अंदर तभी भी इवन वो प्रूफ कर दे कि वो उसने जानबूझ के नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है और वो उसने कोई गलत तरीके से एक्सप्रेस वारंटी प्रोवाइड नहीं की है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन जो है वो सेलर के अगेंस्ट नहीं हो सकता जब एट द टाइम ऑफ हार्म, यानी जब हार्म प्रोवाइड किया हो रहा था, प्रोडक्ट जो है वो मॉडिफाई किया गया, मिसयूज किया गया और चेंज किया गया। इन केस प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन जो बेस्ड है कि जो वार्निंग प्रोवाइड गई थी, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड नहीं की गई, उस केस में प्रोड्यूसर लाइबल नहीं होगा अगर उसने प्रॉपर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग जो है वो कंसर्न पर्सन को दिया, यानी जिस पर्सन को प्रोडक्ट सोल्ड किया है उस पर्सन को वार्निंग प्रोवाइड की गई है
इंस्ट्रक्शंस देने की पूरी कोशिश की गई है, उसके बाद भी उस पर्सन ने उस इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग को सही तरीके से नहीं लिया। एक सेलर जो प्रोडक्ट को, गुड्स को सोल्ड कर रहा है, पर वो प्रोड्यूसर नहीं है उसका, उस केस में वो कौन से केस होंगे जब वो लाइबल होगा इन प्रोडक्ट लाइबिलिटी केस? सबसे पहले है, अगर उसका कंट्रोल है डिजाइनिंग में, टेस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में और लेबर की प्रोडक्ट की लेबलिंग में, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। उसने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया, उसने प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज कर दिया, और जो चेंज और अल्टरेशन की गई है जिसकी वजह से नुकसान हुआ, उसने एक्सप्रेस वारंटी दी गई प्रोडक्ट की, और ऐसी कोई वारंटी जो है वो मैन्युफैक्चरर ने या प्रोड्यूसर ने नहीं दी, और जो वारंटी उसने दी है वो एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा। असेंबल करते वक्त, इंस्पेक्शन करते वक्त, गुड्स को मेंटेन करते वक्त उसने प्रॉपर केयर नहीं की, ना ही उसने जो इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग प्रोड्यूसर ने, मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड की थी रिगार्डिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट, क्या रिस्क इन्वॉल्व है प्रोडक्ट के यूज में, वो इंफॉर्मेशन उसको पता थी, लेकिन उसने आगे पास ऑन कंज्यूमर को नहीं की जब वो गुड्स सोल्ड कर रहा था, जिसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान हुआ। उस केस में सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। इस एक्ट के अंदर बहुत सारी ऑफेंसेस और पेनल्टीज हैं, जहां पर अगर आपने किसी भी तरीके से कंज्यूमर के राइट को वॉयलेट करने की कोशिश की, इस एक्ट के प्रोविजंस को वॉयलेट करने की कोशिश की, तो वहां पे आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। सबसे पहले है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर सेटअप की गई है, अगर कोई भी उनकी डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करता, पूरी नहीं करता, तो उसको भी पेनल्टी होगी, इम्प्रिजमेंट किया जा सकता है, सजा मिल सकती है, मैक्सिमम टाइम पीरियड है 6 मंथ, फाइन भी लग सकता है, मैक्सिमम फाइन है 20 लाख रुपीस, और कुछ केसेस में दोनों हो सकती है, सजा भी होगी और फाइन भी होगा। पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई पर्सन एडवर्टाइजिंग कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, और इसके लिए जो उसने एडवर्टाइजमेंट की है वो फॉल्स है, जो क्लेम जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो बोल रहा है वो गलत है, तो उस केस में भी पनिशमेंट हो सकती है। पनिशमेंट हमारी होती है 2 साल के लिए और फाइन होता है 10 लाख के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो सेम गलती बार बार रिपीट की जा रही है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो जो सजा है वो 2 से 5 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन भी 10 लाख से 50 लाख रुपीस तक हो सकता है। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल और स्टोरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, इंपोर्टिंग गुड्स और प्रोडक्ट कंटेनिंग अडल्ट्रेंट। यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आप स्टोर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो कि अडल्ट्रेशन है, जिसके अंदर अडल्ट्रेशन मीन्स ऐसा कोई मटेरियल ऐड करना जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो अनसेफ हो गया है, और जिसकी वजह से कंज्यूमर को लॉस हो सकता है। इसमें अगर हम सजा की बात करें, अगर कंज्यूमर इंजर्ड नहीं होता तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है 6 मंथ और फाइन हो सकता है 1 लाख रुपीस तक। लेकिन अगर केस ऐसा है जिसमें जिसकी वजह से कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो जो टाइम पीरियड है वो 7 ईयर से लाइफ टाइम की सजा हो सकती है, और फाइन जो लगेगा कम से कम 10 लाख रुपीस। यानी आपने ऐसा प्रोडक्ट आप स्टोर कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, जो कि अनसेफ है, जिसमें ऐसा मटेरियल यूज किया गया जिसकी वजह से प्रोडक्ट अनसेफ हो गया और कंज्यूमर को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या कंज्यूमर इंजर्ड हुआ है, अगर नहीं हुआ तो 6 मंथ से लेकर
फाइन लगेगा 1 लाख रुपीस, और अगर डेथ हो जाती है तो 7 ईयर्स तक मिनिमम टाइम पीरियड है सजा की, और लाइफ टाइम की सजा भी मिल सकती है। फाइन कम से कम 10 लाख रुपीस। सेम अगर आप कुछ सुपीरियस गुड्स को स्टोर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे गुड्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी, और इन गुड्स की वजह से इंजरी हो रही है, तो सजा है 1 लाख रुपीस की 1 ईयर की, और फाइन लगेगा 3 लाख। और अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो 7 ईयर से लेकर लाइफ टाइम तक सजा मिल सकती है, और फाइन कम से कम 10 लाख रुपीस। सुपीरियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो क्लेम किए जाते हैं कि जेन्युइन है, पर एक्चुअल में वो गुड्स जेन्युइन नहीं होते। डायरेक्टर जनरल या कोई और ऑफिसर जब विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज वो कोई प्रीमिसेस को सर्च करते हैं, कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट, एविडेंस अपने पास रखते हैं, जब्त करते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और कोई विदाउट रीजन, जहां पे ऐसा करना की कोई जरूरत नहीं थी, तो ऐसे में ऐसे सभी ऑफेंस के लिए डायरेक्टर जनरल या उसका जो भी ऑफिसर जिसको ये पावर दी गई है, जो ये काम कर रहा है, उसको भी सजा मिल सकती है, मैक्सिमम 1 ईयर, और फाइन जो है 10,000 रुपीस, और दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि इस एक्ट में डिफाइन की गई है, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रेड प्रैक्टिसेस जो डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स के अंदर यूज की जा रही है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा होती है, विदाउट मिडलमैन कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और कंज्यूमर भी ई कॉमर्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा गुड्स जो है परचेज करते हैं। तो उस केस में भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कम करना, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो कोई भी मेजर से एक्शन ले सकते हैं जिससे कि ऐसी प्रैक्टिसेस कम की जा सके। प्रेसिडेंट मेंबर्स किसी भी कमीशन के या फिर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जो कमीशन को दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें, उसमें जो एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी माने जाएंगे पब्लिक सर्वेंट, जो स्पेसिफाइड हैं अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है, जो डिफाइन किया गया सेक्शन 88 और 89, जो मैंने अभी आपको बताया था, उस केस में एक फिक्स अमाउंट की पेमेंट पे उन्हें कंपाउंड किया जा सकता है, मतलब जो सजा है वो मिलकर ग्रुप करके एक साथ दी जा सकती है। कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग जो है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट या उसके मेंबर्स, किसी भी कमीशन के मेंबर या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, या फिर किसी भी ऑफिसर और एम्प्लॉयज के अगेंस्ट जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है इस एक्ट के अंदर, और उसने अपनी ड्यूटी गुड फेथ में की है, इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली की है, तो उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया नहीं जाएगा। थैंक यू।